नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़े 6 की विज्ञान की और पुस्तक पाठ 12, वस्त्र कैसे बने। स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। ओके, हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना अभी वक्त नहीं है, ठीक ना। अभी काम कर रहे हैं भाई। ओके, आचार्य प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। क्या है, छुट्टियों में रितु और रिया अपने चाचा जी के घर रांची आई थी। छुट्टी में रितु और रिया अपने चाचा जी के घर रांची आई थी। उन दिनों रांची के मोराबादी मैदान में खादी मेला लगा हुआ था। ठीक, रितु और रिया अपने चाचा जी और चाची जी के साथ मेला घूमने गई। चाची जी एक शॉल की दुकान पर शॉल देखने लगी। शॉल की दुकान पर क्या करने लगी उसकी चाची? शॉल देखने लगी, ठीक ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। रितु की नज़र दुकान पर टंगे विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर गई, मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर गई। रितु विभिन्न प्रकार के कपड़ों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। रितु को बहुत अजीब लगा कि अलग अलग कपड़े देख करके उसको बहुत अजीब लगा, आश्चर्यचकित हो गई। उसने कपड़ों के बारे में जानने के लिए दुकानदार से बातचीत करना शुरू किया। अब कपड़ों के बारे में कि कैसे बनता है उसके बारे में जानने के लिए दुकानदार से बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में दुकानदार ने बताया कि कुछ कपड़े प्राकृतिक हैं, कुछ संश्लेषित हैं। दुकानदार ने क्या बताया? कुछ प्राकृतिक हैं, मतलब प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति के जितने भी सामान हैं उसके द्वारा बनाया गया है, और कुछ सिंथेटिक है, मतलब जो प्राकृतिक का नहीं है, ठीक ना। आगे उसने विभिन्न प्रकार के कपड़ों को छूकर देखा। दुकानदार ने कहा कि हमारे हमारे दैनिक जीवन, जो दिन भर हम लोग जीवन जीते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले वस्त्र जैसे कि फ्रॉक, शर्ट पैंट, साड़ी, धोती, पैजामा, साड़ी आदि विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनते हैं। ये जो जितने भी हम पहनते हैं, जितने भी वस्त्र, फ्रॉक, शर्ट पैंट, ये सब सारी चीज़ ये अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनते हैं, ठीक ना। जब आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा तो कपड़ों के विभिन्नताएं दिखाई देगी। जब ध्यान से इसे देखिएगा तभी आपको विभिन्नताएं अंतर दिखाई देगी, ठीक। सूती का कोई बना हुआ होता है, कोई रेशम का, कोई ऊनी वस्त्र प्राकृतिक होते हैं, ठीक। ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र ये सब प्राकृतिक होते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े किस प्रकार बनते हैं? इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? ठीक, यहाँ क्या दिख रहा है? ऊन का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ सूती का बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पॉलिस्टर का बना हुआ है, और ये रेशमी का बना हुआ है। ओके, लेबल लगे सूती कपड़े की एक कतरन लीजिए। लेबल लगी जो सूती कपड़े होती है उसकी एक कतरन, मतलब एक धागा लेने बोल रहा है। इसके लिए इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढकर उसे बाहर खींचने का प्रयास कीजिए, जिस तरह यहाँ किया जा रहा है। यदि कोई धागा दिखलाई ना दे तो आप पिन या सुई की सहायता से धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। आप देखिएगा कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। धागों को ही एक साथ व्यवस्थित, एक साथ मिला करके, धागों को ही एक साथ मिला करके क्या बनता है? वस्त्र बनता है। कपड़े के प्रकार में विभिन्नताएं होती है, कपड़े के प्रकार में अंतर होती है, ठीक ना। हर कपड़ा अलग अलग होता है, जैसे कि कोई ऊनी होती है, कोई रेशमी होती है, कोई सूती का बना हुआ होता है, परंतु कपड़ों को इन विभिन्नताओं में एक समानता भी होती है, क्योंकि सभी रेशों से बने होते हैं। भले ही वो ऊनी से बना हो, रेशमी से बना हो, सूती से बना हो, या ऊन से बना हो, कुछ भी से बना हो, लेकिन सारा क्या से बनता है? सारा धागा से ही बनता है कपड़ा, ठीक ना। उनको ऊन का भी पहले धागा बनाना होता है, रेशमी का पहले धागा बनाना होता है, सूती का भी पहले धागा बनाना होता है, फिर धागों को समायोजित करके एक साथ मिला करके फिर क्या बनता है? कपड़ा बनता है हमारा, ठीक। धागा कैसे बनता है? धागा कैसे बना है इसे जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं, ठीक। देखिए,
एक सूती धागा का टुकड़ा लीजिए, धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, ठीक है ना। एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाना है और धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, मतलब लंबाई की तरफ ही, जैसे कि ये धागा है, मान के चलिए, इधर एक अंगूठा दबाना है और इसे उसके लंबाई के अनुदेश उधर ही खींचना है, ठीक ना। अनुदिश चित्र पर दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए और इसे क्या करना है, नाखून से खरोचना है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ना, देख पा रहे हैं। ऐसा आपको खरोचना है, ठीक। नाखून पर खरोंचिए, नाखून से खरोंचिए। आप देखिएगा कि इस सिरे पर धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो रही है। क्या होती है, पतली पतली लड़ियों में वो विखंडित हो जाती है। सुई में धागा को डालते समय आपने कभी कभी देखा होगा कि धागा का सिरा कुछ पतली लड़ियों में अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होता है, सुई में अच्छा से घुस नहीं पाता है ये धागा, जिससे धागा को सुई के छिद्र में डालना कठिन हो जाता है, ठीक। इस प्रकार आप देखिएगा कि धागा पतली, महीन और लंबी रचनाओं से बनी होती है। ऐसी रचनाएं रेशा तंतु कहलाती है, ठीक। ऐसा धागा जो पतली, महीन और लंबी संरचनाओं से बनी होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रेशा या तंतु कहते हैं, ठीक। अब रेशा कहाँ से प्राप्त होता है, रेशा कहाँ से प्राप्त होता है वो जानते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं, ये तो हमने जान लिया, तथा धागे रेशों से मिलकर बने हैं, ठीक। धागे रेशों से, महीन महीन छोटे छोटे सब मिल करके रेसे बने। अब रेशों से मिलकर के धागा बना, ठीक। ओके, और अब हम लोग जानेंगे कि रेशों से मिलकर बने हैं, धागे रेशों से मिलकर बने हैं। ये रेसे आते कहाँ से हैं, अब ये रेसे आते कहाँ से हैं, जब रेसे आते हैं तभी तो धागा बनता है, जब धागा बनता है तभी तो उसे मिलाकर हम लोग कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहले पता करेंगे कि रेसे आते कहाँ से है। प्राकृतिक रेशे क्या है, ऐसे रेशा जो पेड़ पौधे या जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ठीक। और प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक पादप मतलब पौधे से मिला हुआ, और एक जावंत, एक जंतु से, जानवरों से मिला हुआ रेशा। दो प्रकार के रेशे होते हैं। पादप रेशा, प्लांट फाइबर, जो रेशा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है पादप रेशा कहलाते हैं, जैसे कि कपास, पटसन, जूट, नारियल आदि के रेशे, ये सब क्या है, पादप रेशे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाँ, जो रेशा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जावंत रेशा कहते हैं। जैसे रेशम, ऊन आदि के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, ठीक। और तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट आदि के बालों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट आदि के बालों से किया जाता है। ओके, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप, ये आपका पौधा का है, पौधा का है, ये आपका भेड़ बकरी दिख रहा है यहाँ पर, भेड़। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए, वस्त्र बनाने के लिए केवल प्राकृतिक रेशों का ही उपयोग होता था। हजारों वर्ष तक केवल प्राकृतिक रेशा का ही उपयोग होता था। प्राकृतिक रेशा में आपका जंतु और पौधा दोनों आ गया, ठीक। पिछले लगभग 100 वर्ष से मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर रेशा का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। देखिए, पिछले लगभग 100 सालों से क्या किया जा रहा है, मनुष्य द्वारा रसायन, केमिकल का उपयोग करके रेशा बनाया जा रहा है, ठीक ना। ना ही वो पेड़ पौधे से निकले हैं, ना ही वे किसी जानवर का है, ठीक ना। वो एक केमिकल से वे लोग रेशा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा, ठीक। तो मतलब ऐसा रेशा जो रसायन से बना हुआ हो उसे हम लोग कहेंगे संश्लेषित रेशा, ठीक। आगे, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, टेरिलीन आदि संश्लेषित रेशा हैं। ओके, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा के अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा के अलावा अब मिश्रित रेशों का भी उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक ना। प्राकृतिक रेशा में क्या आ गए, जो पेड़ पौधे से या जानवर से मिलते हैं, ठीक ना। और संश्लेषित रेशा क्या हो गया, जो केमिकल द्वारा बनाया जाता है जो रेशा को, ठीक ना। अब उसके अलावा एक मिश्रित रेशा का भी उत्पन्न किया जा रहा है। मिश्रित रेशों में का उत्पादन प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों को एक साथ मिलाकर किया जाता है। अब मिश्रित रेशा क्या होता है, जिसमें प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों रेशा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। पौधों से प्राप्त रेशों का वस्त्र बनने तक की यात्रा, पौधों से कैसे रेशा बनने तक, रेशा जैसे पौधे से पहले हम लोग रेशा बनाते हैं, फिर रेशा से वस्त्र बनाने तक का क्या यात्रा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। रुई, क्या आपने रुई देखी है, बिल्कुल देखा है आपने, जैसे कि किसी को चोट लग गया या तकिया में होता है, गद्दा में होता है, बहुत से जगहों में होते हैं, सोफे में होते हैं। रुई से क्या क्या बनाया जा सकता है, रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों, तकियों, दीपक जलाने के लिए भी करते हैं हम लोग, के लिए बाती आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। रुई कपास के रेशों से बनाई जाती है, ये किससे आती है, कपास के रेशों से। हाँ, क्या आपके अथवा आपके आसपास के गांव में कपास की खेती होती है, यहाँ जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ऐसा कपास होता है, ठीक ना। ऐसा पौधा होता है, इसमें रुई लगे हुए होते हैं, इसे ही लोग क्या करते हैं, फिर एकत्रित करके बेचते हैं बाजार में, ठीक ना।
उसे फिर मशीन द्वारा फिल्टर करके और उसको मशीन द्वारा फिर बनाया जाता है, रेशों में परिवर्तित किया जाता है, फिर रेशा से कपड़ा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, देखी है आपने क्या कपास की खेती होती देखी है? यदि देखी होगी तो बताइए। ठीक ना, कपास के पौधे सामान्यतः काली मिट्टी एवं गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में उगते हैं। कपास के जो पौधे होते हैं वे केवल काली मिट्टी एवं गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ही उगते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में आदि राज्यों में कपास की खेती की जाती है। झारखंड में साहेबगंज एवं खूंटी जिलों में कपास की खेती होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ा गर्मी है ना, गर्म जलवायु है, साथ में आपका काली मिट्टी होगी। ठीक, आगे कपास पादप के फूल, कपास पौधे के जो फूल प्रारंभ में उजले रंग के होते हैं। ठीक ना, कपास पादप के, कपास का जो पौधा का जो फूल होता है शुरू में जो उजले रंग के होते हैं, धीरे धीरे ये गुलाबी या हल्का लाल रंग के हो जाते हैं। ठीक ना, शुरू में वो कौन सा रंग का होता है? उजले रंग का होते हैं। ठीक ना, फिर धीरे धीरे वे गुलाबी और लाल रंग के हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद फूलों की पंखुड़ियां गिर जाती है तथा हरे रंग के बीज बच जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर नींबू के आकार का हो जाता है, जिसे हम लोग कपास गोलक कहते हैं। जो धीरे धीरे जो परिपक्व होने के बाद फूल गिर गई, ठीक, पंखुड़ियां गिर जाती है तथा हरे रंग का एक बीज बच जाता है। उसमें पंखुड़ियां गिर गई, हरे रंग का बीज एक बच गया और वो बीज जो है वो धीरे धीरे नींबू का आकार ले लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं कपास गोलक। ठीक, तो कपास गोलक के भीतर कपास के रेशे बहुत ही बारीक और मुलायम रेशे के रूप में बीज के चारों ओर लपटे हुए होते हैं। ठीक, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है। पहले तो समझ रहे हैं, पौधा है, पौधा से एक फूल होता है जो कि उजले रंग के होते हैं, फिर वो धीरे धीरे गुलाबी होता है, फिर हरा हल्का लाल होता है, रंग का होता है, फिर वो परिपक्व पक जाने के बाद वो क्या होता है? फूल पंखुड़ी से गिर जाता है और उसमें एक छोटा सा बीज बच जाता है। वही बीज जो होता है वो धीरे धीरे बढ़कर नींबू का आकार का हो जाता है। उसे हम लोग कपास का गोलक कहते हैं। और उसी में ही कपास गोलक के भीतर ही कपास के रेशे बहुत बारीक, मतलब महीन महीन तरीके से मुलायम रेशे के रूप में बीज के चारों ओर लिपटे होते हैं। जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो बीज टूट कर खुल जाते हैं तथा सफेद कपास को आसानी से देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? ठीक है ना, इस समय खेत कपास के रोवों से इतना ढक जाता है, वो कपास का खेत जो होता है वो कपास के रोवों से बिल्कुल ढक सा जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ रेशा होता है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा वहाँ कपास होता है। आगे देखिए, जैसे हिम से ढक लिया हो, ऐसा ढक जाता है जैसे कि हिम से, बर्फ से ढक गया हो, ऐसा खेत दिखता है। खेत दिखता है कि मानो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है खेत। ठीक ना, व्हाइट कलर का पूरा। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब उसे हाथों के द्वारा एक एक करके चुना जाता है खेतों से। ठीक, इसके पश्चात कपास से बीजों को कनकत्तन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, अब कनकत्तन द्वारा क्या किया जाता है? उस बीजों को अलग किया जाता है। ठीक ना, पृथकीकरण मतलब अलग किया जाता है, पृथक। इस प्रकार को कपास ओटना कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? कपास को ओटना कहते हैं। ओके, बीज आया, बीज से क्या किया जा रहा है? उससे कपास को अलग किया जा रहा है। ठीक ना, तो यही प्रक्रिया जो होता है बीज से कपास को अलग करने का प्रक्रिया जो होता है उसी को हम लोग कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। पटसन या जूट क्या होता है वो देखिए। पटसन रेशों का पटसन पाट या पटुआ नामक पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन जो होता है वो किन पौधों से पाया जाता है? वह आपके पटसन पाट या पटुआ नामक पौधों के तने से प्राप्त होता है। पटसन सूखने के बाद, पटसन को पहले क्या किया जाता है? धूप में ऐसा रखा जाता है खड़ा करके, और इसे सूखने के बाद कुछ किया जाता है। ठीक, इसके तने सीधे एवं लंबे होते हैं। उसके जो तने होते हैं वो सीधे और लंबे होते हैं। हमारे देश में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पुष्पन अवस्था मतलब जब फूल उसमें खिला हुआ होता है उस समय काटते हैं। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जैसे हम लोग फसल को कटाई कर देते हैं, जैसे कि फूल हुआ, फूल देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पौधे को काट देते हैं। काटने के बाद उसे जल में डुबा करके रखना पड़ता है। ऐसा करने पर तना गल जाते हैं। अब हाथों द्वारा पटसन रेशों को अलग कर दिया जाता है। और तना गल गया, अब हाथ से क्या करेंगे? पटसन रेशा जो होता है, पटसन का जो रेशा होता है उसे हाथों से अलग कर दिया जाता है। फिर उन्हें सुखाकर एवं बांध कर इनका बंडल बना दिया जाता है, और उसे सुखाकर बांधकर बंडल बना दिया जाता है और फिर बाजार में ले दिया जाता है शायद। ठीक ना, पटसन से तैयार रेशों से बोरे, रस्सियां, सजावटी सामान आदि बनाए जाते हैं। ठीक ना, सुतरी बोरा आपने देखा होगा, तो वो सुतरी मतलब पटसन ही बोरा होता है। ठीक ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में, पटसन से तैयार कुछ सामग्री है ना। ओके, क्लियर है? जैसा कि आप लोग बाजार जब ले जाते होंगे सब्जी सब ज़्यादा मात्रा में, तो इसी तरह के बोरी में आप ले जाते हैं। इसको सुतरी बोरा बोला जाता है वैसे झारखंड में। ठीक है, पटसन से तैयार सामग्री। सूती धागा
कताई, सूती धागा की कताई कैसे होती है, स्पिनिंग कैसे होती है वो जानेंगे। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? स्वयं से सूती धागा आप बना सकते हैं? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो हैं वो खुद से कताई करके अपना वस्त्र बनाया करते थे और खुद मतलब अंग्रेजों के जो फैक्ट्री से कभी कपड़ा नहीं खरीदते थे, वे स्वयं स्वदेशी अपने कपड़े पहनते थे, है ना। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, क्या करना है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़ लेना है, दूसरे हाथ के अंगूठे पर तर्जनी के बीच चुटकी भरिए। अब दूसरे हाथ में क्या करना है, चुटकी भर लेना है, ठीक है। चुटकी मतलब अंगूठे से और एक अंगुली से दबा देना है उसको। इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए, और उसे क्या करना है, रुई से बाहर की ओर खींचना है। क्या आप धागा बना सकते हैं? बिल्कुल, है ना। देखिए यहाँ पर किया गया है ना, यहाँ पर तर्जनी और अंगूठे से पकड़ा गया है और इसे धीरे धीरे इधर खींचा जा रहा है, तो ये बनता जा रहा है, ठीक ना। आगे, रेशा या तंतु से सूता या धागा तैयार करने की विधि को ही कताई कहते हैं। रेशा से या तंतु से, सूत से या धागा, जैसे कि रेशा से, तंतु से या सूत से धागा तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से मतलब रुई का एक गोला से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ऐंठते जा रहे हैं ये जो व्यक्ति है, ठीक है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाती है और धागा बन जाता है। कताई के लिए व्यवहार किए जाने वाले सबसे सरल उपकरण क्या है? देख रहे हैं, सबसे सरल उपकरण हस्त तकली होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हस्त तकली है, ठीक। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला एक अन्य उपकरण चरखा भी है। अन्य उपकरण क्या है? चरखा भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी ने चरखे के उपयोग को बढ़ावा दिया था और इससे घर घर में चरखे द्वारा सूत तैयार किए जाने लगे तथा उन्हीं सूतों से तैयार किए गए वस्त्रों का उपयोग किया जाने लगा। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों के मिलों में तैयार कपड़ों का बहिष्कार, मतलब उनको नहीं पहना जाने लगा, बहिष्कार किया गया था, ठीक। आगे देख पा रहे हो यहाँ पर, है ना, ऐसा बनाया जाता था, ओके। वृहत पैमाने में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैमाने में धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए अच्छा, कताई के बाद, ठीक ना, कताई के बाद क्या किया जाता है, धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। वस्त्र से, धागे से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, ठीक ना। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई, दो प्रकार की विधियां हैं। आपके धागे से वस्त्र बनाने की जो विधि होती है वो दो प्रकार की, एक बंधाई, एक बुनाई। तो पहला प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, वीविंग। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। क्या किया जाए, धागों की दो सेटों को, जैसे कि देख पा रहे होंगे, धागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके, देख रहे हैं यहाँ ना, एक धागा ये है मान के चलिए, एक धागा ये है, तो धागों के दो सेटों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, धागों के दो सेटों के, ठीक ना। आगे देखिए, भिन्न रंगों की दो कागज की सीट लीजिए। क्या करना है, भिन्न रंगों की दो कागज की सीट ले लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओके। अब क्या करना है, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्ग सीट काट लीजिए। अब दोनों में क्या करना है, 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्ग काट देना है, वर्गाकार सीट काटिए। इन्हें चित्र अनुसार बुनिए। अब चित्र में जैसा दिया गया है उसी तरह बुनिए, यह आपको खुद से करना भी है, ठीक है। इसी प्रकार धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या किया जाता है, धागों के दो सेटों को बुन करके क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से कपड़े आपके वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इधर से भी रस्सी धागे होते हैं, इधर से भी धागे होते हैं, लेकिन बहुत महीन होते हैं, जिसके कारण आप लोगों को पता नहीं चलता है, और रंग भी उसमें लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण पता नहीं चलता है, ठीक। आगे, धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों से की जाती है। करघे या तो हस्तचालित होते हैं, करघे जो होते हैं वो या तो हाथ द्वारा चलाया जाता है, या तो विद्युत चालित होता है, या तो बिजली से चलता है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हस्तकरघा, ये हाथों से किया जा रहा है, हाथों से किया जा रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक। ये हस्तकरघा हो गया, अब मशीनों से अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इन्हें भी जानिए। सूत कातने और सूत बुनने की पहली मशीन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था। सूत कातने का और सूत बुनने का सबसे पहली बार कब खोज हुआ था, ये तो समझ गए कि बुनना क्या होता है, ठीक ना।
बुनने वाली मशीन। सूत कातना, कातना क्या होता है, मतलब रेशा से सूत बनाना या आपका रेशा से धागा बनाना, वो सूत कातना होता है। और बुनने का विधि क्या होता है, जो यहाँ हमने देखा इस तरह से बुना जाता है। तो इसकी मशीन कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में पहली बार आविष्कार किया गया था। इस मशीन का आविष्कार प्रोस्टन नगर में एक गरीब नाई रिचर्ड आर्क राइट ने किया था। रिचर्ड आर्क नाइट ने किया था। 1767 में आर्क नाइट्स ने कपड़ा बुनने की एक अन्य मशीन बनाई जिसमें 80 तकलियां थी। ठीक है, उन्होंने इन मशीनों को पवन चक्की की सहायता से चलाया था। किसकी सहायता से चलाया था, पवन चक्की की सहायता से। बंधाई, नीटिंग, ठीक है, स्वेटर का एक विशेष तरीका से बुना जाता है। स्वेटर एक विशेष तरीके से बुना जाता है। इसकी बुनाई में एकल धागे का प्रयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। इनकी बुनाई एकल धागे का प्रयोग करके, एक ही धागे का प्रयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। जैसे कि देख पा रहे हो, एक ही धागा का टुकड़ा है जिससे ये पूरा वस्त्र बन जाता है। इसमें दो धागा नहीं होता है, ठीक है ना, जैसा कि किसमें हो रहा था, आपका बंधाई बुनाई वाले में हो रहा था। ठीक है ना, बुनाई में दो धागे होते हैं जिसको इस तरह से सजाया जाता है। ठीक है, लेकिन बंधाई में एक ही धागा से बनाया जाता है। क्या आप अभी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा, आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच करके देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? देखिए, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं इसी तरह बुनी हुई होती है। ठीक है ना, इस प्रकार की बुनाई हाथों या मशीनों द्वारा भी की जाती है। बुनाई और बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं में होता है। ठीक है ना, पहनने वाले बहुत से वस्तु में किया जाता है। इन्हें भी जाने। प्राचीन काल में लोग वृक्षों के छाल, पत्तियां और जंतुओं के खाल पहना करते थे। खेती के आविष्कार के बाद टहनी और एवं घास को बुनकर वस्त्र बनाने लगे। इसके बाद जंतुओं के बालों को आपस में ऐंठन करके वस्त्र तैयार किए। गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र में कपास की खेती होने के बाद रुई से बने वस्त्रों का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, गंगा नदी में सबसे पहले गंगा नदी के किनारे क्षेत्रों में कपास की खेती होने के बाद रुई से बना वस्त्र का प्रचलन शुरू हो गया। सिलाई करना नहीं आने के कारण लोग अपने शरीर को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। ठीक है, वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। सुई के आविष्कार के बाद वस्त्रों की सिलाई की जाने लगी। यह रोचक है कि आज भी साड़ियों, धोतियों और लुंगियों को बिना सिले ही उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में वस्त्रों में विविधता, मतलब अलग अलग हमारे देश में खास पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों में वस्त्रों की विविध हमारे देश की खास पहचान है। हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग तरह के पहनावे पहने जाते हैं। ठीक ना, पुनः स्मरण के लिए जानते हैं, रेशा या तंतु जो होते हैं वो कैसे, वो या तो प्राकृतिक होते हैं, या तो संश्लेषित होते हैं, या मिश्रित होते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक में क्या आते हैं, पौधों से आते हैं या जानवर से आते हैं। संश्लेषित में क्या होते हैं, केमिकल द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक ना, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, मिश्रित में संश्लेषित और प्राकृतिक दोनों होते हैं। ठीक, लाइक्रा और लिनेन। ओके, हमने क्या सीखा वो देखते हैं। मनुष्य वस्त्रों का उपयोग शरीर को ढकने, गर्मी व ठंड से बचने और सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए करते हैं। वस्त्र कपड़ों से बनते हैं। ठीक, वस्त्र कपड़ों से बनते हैं। कपड़े धागे से बनते हैं। धागे पतली महीन तंतुओं या रेसे से बनते हैं। ठीक, रेसे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और संश्लेषित, और तीसरा भी होता है मिश्रित। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, ये पादप और जंतु वाले। रुई का जूट पादप रेसे से प्राप्त किया जाता है। रुई और जूट जो होता है वो पौधे के रेशों से प्राप्त किया जाता है। ऊन और रेशम जो होता है ये जानवर के रेशों से प्राप्त किया जाता है। कपास से उनके बीजों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, हम लोग ओटना कहते हैं। कपास ओटना कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों से बुनाई दो प्रकार की होती है, एक बंधाई और एक बुनाई। ठीक है, जिनसे वस्त्र बनता है। शिक्षक निर्देश। शिक्षक बच्चों को कपड़े के कतरन, मतलब जो रेशा होता है, धागा होता है, को एकत्रित करने के लिए सहायता करेंगे। ठीक है, इसे चार्ट पेपर पर नामांकित कर प्रदर्शन करने का अवसर आवश्यक प्रदान करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, हर कपड़े के एक एक धागा को निकालना है, जो कपड़े काम में अभी नहीं है उन कपड़ों के, और धागों को आपको चार्ट पेपर पर चिपकाना है। साथ में यह किससे बना है और क्या का धागा है वो सब आपको लिखना है। शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से बुनाई के विभिन्न पैटर्नों को सिखाने का अवसर देंगे। जो बुनाई में कैसा किया जाता था, धागों को इस तरह सजाया जाता था। ठीक ना, तो इसके विभिन्न
पैटर्नों को आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहले तो पेपर्स कीजिएगा, फिर आप धागा से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। क्वेश्चन आंसर वैसे मैंने सारा बना दिया है, आप देख सकते हैं इधर, लेकिन ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। वैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान और खाली स्थान से पादप रेशे प्राप्त होते हैं। पादप रेशे किससे किससे प्राप्त होते हैं? वो होते हैं आपके जूट से, ठीक है, और एक कपास से, ठीक है ना। दूसरा खाली स्थान और खाली स्थान जावंत रेशे है, कौन है? रेशम और आपके ऊन, ये जंतु से प्राप्त होते हैं होने वाले रेशे हैं। धागा रेशों से बनता है, ठीक है ना। धागा कैसे बनता है? रेशा से बनता है। अगला प्रश्न क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन है? रुई है या पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिकिल है? रुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से पादप रेशा कौन सा है? पौधे द्वारा पाया गया कौन सा रेशा है? रेशम का है, ठीक ना, या ऊन है, या कपास है, नायलॉन है, कपास है, ठीक। रुई तथा जूट पादप किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई और जूट जो होते हैं पौधों के तनों से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। नारियल रेशा से बनने वाली वस्तुओं का नाम लिखिए। नारियल रेशा से क्या क्या बनता है उसका नाम लिखना है, जैसे कि नारियल का रस्सी बनता है, ठीक है, नारियल के सजावटी वस्तु बनते हैं, वो सब लिखना है। कताई किसे कहते हैं? कताई रेशा से धागा में परिवर्तित करना, रेशों से, ठीक ना, रेशा से क्या में सूत में या धागा में परिवर्तित करना ही कताई कहलाता है। उन किन किन जंतुओं के बाल से बनाए जाते हैं? उन आपके भेड़, फिर खरगोश, याक, ऊँट, ये सब बहुत से जंतु हैं, ठीक है। जूट के रेशे पटसन पौधों के से कैसे प्राप्त होते हैं? उन्हें क्या किया जाता है? जब फूल खिलता है उस अवस्था में उसे काटा जाता है, फिर उसे पानी में डुबोया जाता है, पानी में डुबोने के बाद उसका तना फूल जाता है, फूलने के बाद उससे रेशा को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे की जाती है? बुनाई कैसे की जाती है, ठीक है ना, बंधाई नहीं, बुनाई। तो वो इस तरह से धागों को सजाया जाता है और उसको समायोजित मिला करके वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। कैसे रेशा से कैसे धागा बनाया जाता है, उसे आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो तर्जनी उंगली से और अंगूठे से आप रेशों को दबा के रखेंगे, फिर उसे धीरे धीरे करके आगे की ओर खींचते हैं दबाते हुए, तो वहाँ से धागा का निर्माण होता है। वैसे हमने अभी पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया था, यहाँ देखिए, यहाँ कैसे बनाया गया है, ये दिया गया था, ठीक है। पहले तो रेशा से हम लोग रेशा या तंतु से पहले हम लोग धागा बनाते हैं, ठीक है, फिर वस्त्र बनाते हैं, फिर क्या बनता है हमारा डिजाइन बना करके उसको अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे करते हैं, ये तो हो गया। अंजू दर्जी से कुछ कपड़ों के कतरन लेकर घर आई। दर्जी के पास गई, दर्जी के पास तो आसपास बिखरे हुए रहते हैं जो कटे कटे कपड़े, तो उसका कतरन लेकर करके आ गई। उसने मोमबत्ती से इन्हें एक एक कर जला कर परीक्षण किया। अब मोमबत्ती से हर एक को जला करके उसने देखा। एक कतरन जलाने पर सिकुड़ रही थी। एक कतरन क्या हो रहा था? जलाने पर सिकुड़ जा रहा था, जबकि दूसरा कतरन नहीं सिकुड़ रही थी, वह जल जा रही थी, ठीक ना। क्या आप इनकी सहायता यह जानने में कर सकते हैं कि इनमें कौन सूती है और कौन रेशम वस्त्र से के कतरन है? बिल्कुल, जो सिकुड़ रहा है वो रेशम है, जो सूती है, सूती वाला क्या होगा? सूती बिल्कुल आपका जल जाएगा, ठीक ना, ऐसा होगा। सूती जलेगा या क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, रेशम आपका सिकुड़ेगा, ठीक है, हाँ, तो सही तो मैंने कहा, ठीक है। रेशम क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ओके, और सूती क्या होगा? जल जाएगा। अगला, परियोजना कार्य क्या है? पास के किसी हस्तकरघा, ठीक ना, हस्तकरघा किसको बोलते हैं? जो कि बुनाई का जो प्रोसेस होता है हाथों से किया जाता है, उसको हस्तकरघा कहते हैं। अथवा बिजली करघा इकाई का भ्रमण कीजिए। बिजली से जहाँ कपड़ा बनाया जाता है बुनाई करके, और हाथों से जहाँ बनाया जाता है वहाँ आपको घूमना है, तथा विभिन्न विधियों द्वारा निर्मित रेशों का परीक्षण कीजिए और परीक्षणों को नोट कीजिए कि कैसे बनाया जा रहा है, आपको देखना है, हर तरीका को, विधि को देखना है और आपको नोट भी बनाना है, ओके। अगला, क्या आप जानते हैं कि सूफी संत जो थे और कवि कबीर एक बुनकर थे, ठीक। उनके जीवन चरित्र तथा शिक्षा का पता लगाइए। उनका जीवन का चरित्र कैसा था, उनका रहन सहन, उसका वाणी क्या था, और आपके उनकी शिक्षा क्या थे, उनको पता लगाइए। इनके चित्र एकत्र कर जीवन चरित्र पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उनका चित्र आपको खोजना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है कि उनके जीवन कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका शिक्षा क्या क्या है, वो सब के बारे में, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, अवश्य कीजिएगा ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा इस चैप्टर में और ज़्यादा। वस्त्र बुनाई के उपयोग में आने वाले आधुनिक मशीन एवं हस्तकरघा के चित्र को इकट्ठा कीजिए। जो आधुनिक मशीन और हस्तकरघा का चित्र को क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है। इनको अपनी कॉपी में चिपका कर इनके बारे में लिखिए कि ये कैसे चलता है, क्या करता है, सारा चीज़। आप
आप पास के किसी दर्जी की दुकान से कतरन एकत्र कीजिए, ठीक ना? जो कपड़े काट करके उन्होंने फेंका है वो कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े के प्रत्येक कतरन को छूकर उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए, ठीक है? छू करके उसको महसूस करना है कि कैसा है। शिक्षक की सहायता से उन कतरनों को सूती, रेशमी, ऊन, संश्लेषित आदि में लेबल लगाइए। अब शिक्षक की मदद से क्या करना है कि ये कपड़ा क्या है, उसमें लिखना है कि अगर वो महसूस करने पर आपको सूती लग रहा है तो वहाँ सूती लिखना है। मतलब आपको कपड़े को छू करके और आप शिक्षक से भी, किसी दोस्तों से भी आप मदद लेकर के आप क्या कर सकते हैं, उसे पता कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। हाँ, इतना ही है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, आंसर मैंने कर दिया है। ओके, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है कुछ नई कहानी, घिसी-पिटी जीवन नहीं जीनी है, बस वही पढ़े लिखे शादी-ब्याह किए बस खत्म कहानी, वैसा नहीं, कुछ अलग जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, तो आचार्य प्रशांत जी के संग आइए, जुड़िए, उनके लाइव शिक्षाओं से जुड़िए। और यदि कुछ भी समस्या होती है, वैसे तो आप जुड़ सकते हैं आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करके, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक ना? और यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका मदद कर लूँगा, ठीक है? नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गाँव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है?